गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने पॉलिटी की सीरीज़ को शुरू किया है और इसी क्रम में लगातार रोज़ वीडियो आते रहेंगे। एक दिन का मैंने गैप इसलिए दिया ताकि आप लोगों का जो कल का लेक्चर था वो कवर हो सके, क्योंकि कल का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया था और इस लंबे होने के कारण बहुत सारे बच्चों ने तो स्किप कर दिया होगा, ये बात मैं जानता हूँ। लेकिन जो इसको कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, अच्छे से पढ़ लेगा, निश्चित तौर पर उसके सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से सही हो जाएंगे, है ना। एक चीज़ को आप थोड़ा सा नोट कर लेना। शायद कल मैंने जो, वैसे तो ये इतिहास का चैप्टर नहीं है और मैंने लिखवाया भी नहीं था, लेकिन अगर फिर भी आपने धोखे से बक्सर का युद्ध 1962 या 1762 लिख लिया हो तो उसको 1764 कर लेना, है ना। वो 1700 एक्चुअल में 64 है, ठीक है। तो कल का हमारा, परसों का जो हमारा वीडियो था वो फर्स्ट लेक्चर था, संविधान का इतिहास। तो संविधान का इतिहास मैंने आपको पूरा डिटेल से समझा दिया है। उसमें मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा, क्योंकि सारी चीज़ों को बहुत ही मैंने सिंपल और आसान भाषा में समझाया था और सभी फैक्टों को एक साथ कवर कर लिया था, कुछ भी नहीं छोड़ा था। और जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं उनको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारा डाटा अपडेट हो गया होगा, है ना। तो जिन लोगों ने भी ये सब्जेक्ट पढ़ लिया है उनको भी दोबारा से ये वीडियो देखना है, क्योंकि हर एक लेक्चर में बहुत सारी नई जानकारी आपको मिलेगी और नई जानकारी के साथ साथ सबसे अहम बात जो है वो है रिवीजन। तो आप लोगों का बहुत अच्छा एक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो पार्ट 1 के बाद आज का जो लेक्चर है ये है पार्ट 2। तो संविधान का ये पार्ट 2 दूसरा लेक्चर है ना। एक दिन गैप करके मैं दूंगा ताकि एक दिन आप उस वीडियो को देखें और दूसरे दिन उसके आप नोट्स बनाएं, एक बार रिवाइज करें और तीसरे दिन फिर से आपको एक नया वीडियो मिल जाए, है ना। कमेंट में आप लिख देना, अगर चाहो तो मैं रोज़ भी बना सकता हूँ, एक दिन में मैं 2 टॉपिक भी बना सकता हूँ। आप जैसा कमेंट सेक्शन में लिख देंगे वैसा मैं करने लगूंगा। तो आपका रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी है ना। आपका क्वेश्चन उठना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन वही करता है जो उस पर ध्यान देता है ना। जिसको कोई मतलब नहीं होता वो कभी क्वेश्चन नहीं करता, कभी ध्यान नहीं देता। तो कुछ मेरे खास स्टूडेंट हैं जो हर एक बात पर क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं, समझते हैं, है ना, रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ होती है और ये सफलता के बहुत अच्छे लक्षण होते हैं और निश्चित तौर पर वो सफलता के कहीं ना कहीं करीब हैं, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा, है ना। आज हम बात करेंगे संविधान सभा, लेकिन संविधान सभा जो बनी वो किसकी सिफारिश पर बनी? कैबिनेट मिशन की, है ना। वैसे कैबिनेट मिशन इतिहास का हिस्सा है, हिस्ट्री में हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक चीज़ों को मैं यहाँ आपको बताते चलूँगा ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से लिंक हों और लिंक होने के बाद आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो संविधान सभा है, ये संविधान सभा बनने से पहले भारतीयों के बीच और अंग्रेजों के बीच काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, है ना। कई बार भारतीयों ने कहा कि हमें आज़ादी चाहिए, है ना, हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, हम आज से अपने आप को स्वतंत्र समझेंगे, है ना। लेकिन अंग्रेजों ने कभी वो बात नहीं मानी, कभी भारतीयों की स्वतंत्रता नहीं स्वीकारी। इवन संविधान सभा की भी मांग कई बार हो चुकी थी। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने बहुत पहले कर दी थी, है ना। इसके बाद स्वराज पार्टी बनी थी, उसमें भी मांग हुई थी। इसके बाद 1936-37 का फैजपुर अधिवेशन हुआ तो उसमें भी मांग हुई थी। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था, उसमें भी इसकी मांग हुई थी। लेकिन सभी प्रकार से मांगों को रद्द कर दिया, कभी भी संविधान सभा की मांग की मंजूरी नहीं दी। इसके एवज में भारतीय लोग ये सब समझ चुके थे कि अब कहीं ना कहीं जो आज़ादी है वो थोड़ी सी स्ट्रगल से मिलेगी। तो भारतीयों ने फिर से और स्ट्रगल किया और फिर अंग्रेजों ने फाइनली 1940 में संविधान सभा की पहली बार बात मानी कि हाँ भाई ठीक है, बना लेना तुम। और 1940 में ही अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव में भी कुछ खास नहीं कहा, ये कह दिया कि हाँ ठीक है हम आज़ाद कर देंगे। फिर इसके बाद क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन में भी यही कहा गया कि हम आज़ाद कर देंगे। तो गांधी जी वगैरह ने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब एक आप ऐसा चेक दे रहे हैं जिसकी डेट जा चुकी है ना, या मरते हुए बैंक का चेक है, मतलब ऐसा बैंक जो ख़त्म हो गया है और उसका आप चेक दे रहे हैं। सोचिए बात को थोड़ा सा, आपको मैंने एक चेक दिया और वो बैंक ही नहीं है, तो वो चेक किस काम का? किसी काम का नहीं। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती रहीं। लेकिन फिर अंग्रेजों के सामने एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या थी, द्वितीय विश्व युद्ध।
यूरोप में आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध पर एक सेपरेट वीडियो आएगा और वो वीडियो देखने के बाद किसी भी प्रकार का डाउट आपका कहीं नहीं रहेगा, है ना। तो जल्द ही थोड़ा सा ये लेक्चर हमारा खत्म होगा, खत्म होने के कगार पर पहुंचेगा और मैं प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का एक बहुत बड़ा वीडियो बना कर डालूंगा, जिसमें शुरुआती बिंदुओं से लेकर अंतिम बिंदु तक सारी बातों को एक साथ कंक्लूड किया जाएगा और बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में कहानी के माध्यम से आपके दिमाग में बिठा दिया जाएगा और आप उसे कभी भी नहीं भूल पाएंगे। हालांकि ये विश्व इतिहास का हिस्सा है। मैं कल सोच रहा था कि विश्व इतिहास की भी सीरीज डालूं, लेकिन हमारी 3 सीरीज शुरू हो चुकी हैं, जिसके चलते चौथी सीरीज को इंक्लूड करना थोड़ा सा मुश्किल है ना। जैसे हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है, पॉलिटी में मैं सारे लेक्चर डेली देता रहूँगा और इसके साथ साथ एक हमारी मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज शुरू हुई है, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ और उसका एक फॉर्मेट देता हूँ, जिससे थोड़ा सा टॉपिक भी कवर हो जाता है, बहुत सारे फैक्ट भी मिल जाते हैं आपको और एक छोटा वीडियो मिलता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे छोटे वीडियो को ही पसंद करते हैं, बड़ा वीडियो देख के वैसे ही उसको स्किप कर दिया जाता है और वास्तविक जानकारी बड़े वीडियो में ही होती है, क्योंकि अच्छा रोल उसी को दिया जाता है जो एक अच्छा हीरो होता है। इस बात को समझिए, बड़ा वीडियो वही देखता है, पूरा देखता है, दोबारा देखता है और वो उतना ही बेहतरीन स्टूडेंट बनके उतनी ही बेहतरीन सफलता हासिल कर लेता है ना। तो छोटा वीडियो छोटी सफलता हो सकता है वो भी ना मिले, है ना। तो आपकी सोच बड़ी रखो, सोच बड़ी रखो, सफलता भी बड़ी मिलेगी, है ना। तो वीडियो एक छोटा सा इसलिए डाला ताकि एक क्वेश्चन मैं आपको रोज दूं, रिस्पांस अच्छा रहेगा तो मैं 2, 3, 4, 5 या 10 क्वेश्चन भी एक दिन में दे सकता हूँ। ये डिपेंड करेगा आपके रिस्पांस के ऊपर। और एक हमारी सीरीज चल रही है एथिक्स की, 3 सीरीज चल रही हैं। एथिक्स की सीरीज फुल पेड है ना। उसमें मैंने 2 या 3 वीडियो डाले हैं जो कि ओपन है। उसके बाद अब जितने वीडियो रहेंगे वो सारे प्राइवेट रहेंगे। अभी एक डाउट आया था कि पार्ट 3 नहीं डाला है, तो पार्ट 3 प्राइवेट है, पार्ट 4 भी प्राइवेट होता, लेकिन पार्ट 4 में कुछ ऐसा टॉपिक आ गया जो कि मुझे लगा कि ये जो जानकारी है ये आम जन तक सभी लोगों को पहुंचनी चाहिए, ताकि इस टॉपिक से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें सीख सकें, है ना। तो कुछ कॉमन जानकारी मुझे कहीं भी लगती है किसी भी टॉपिक में तो मैं उसको पब्लिक कर देता हूँ सबके लिए। लेकिन एथिक्स के सारे जो लेक्चर हैं वो प्राइवेट रहेंगे। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ जिसके सारे वीडियो मैं प्राइवेट करता जा रहा हूँ, है ना। तो जिसको भी उन प्राइवेट वीडियो को खरीदना है या चाहिए तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी को पता है 9165486251। तो इस पर आप कांटेक्ट करेंगे और फिर मैं आपको उसी व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना दूंगा या लिंक भेज दूंगा आपके पास, तो उससे आप वो वीडियो परचेस या वॉच कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम कॉस्ट होगा, इतना कॉस्ट होगा कि आप लोगों को कभी भी बर्डन नहीं लगेगा। जितना आप मार्केट में एक बार खर्च कर देते हैं उतने में एक सब्जेक्ट आपका हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप पैसा कहाँ खर्च करना चाहते हैं। जहाँ इन्वेस्ट करोगे वहाँ आपको प्रोडक्शन मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। तो कैबिनेट मिशन भारत में आया फाइनली, और कैबिनेट मिशन आने के बाद कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया, 24 मार्च 1946 को आया। और इस कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति थे। इस कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति थे। एक का नाम था पैथिक लॉरेंस, एक का नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स और एक का नाम था एबी अलेक्जेंडर, ठीक है। जिसमें पैथिक लॉरेंस मुख्य सचिव थे और जो एबी अलेक्जेंडर हैं ये नौसेना प्रमुख थे, और जो आपके क्रिप्स हैं ये क्रिप्स भी एक सैन्य दल के प्रमुख थे। तो इस तरीके से 3 व्यक्ति आए। याद बस ये रखना है कि प्रमुख कौन था, तो कौन था, पैथिक लॉरेंस। तो पैथिक लॉरेंस की इस तरीके से 3 कमेटी थी। भारत आए और भारत में आने के बाद इन्होंने कहा कि भाई किससे, हिंदुओं से, भारतीयों से, हिंदुओं से नहीं भारतीयों से, जिसमें मुस्लिम भी साथ में थे। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का विवाद यहाँ पर सामने आ चुका था, क्योंकि 1940 में पाकिस्तान की मांग जिन्ना द्वारा की गई और पाकिस्तान नाम भी दे दिया चौधरी रहमत अली के द्वारा, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन ने कहा कि अब तुम संविधान बनाना शुरू कर दो, अब तुम संविधान बनाना शुरू कर दो, क्योंकि अगले ही वर्ष हम तुमको आज़ाद करने वाले हैं। जब ऐसी बात कही तो भारतीयों ने कहा यार इससे अच्छा क्या है, चलो संविधान बनाना शुरू करते हैं। तो संविधान बनाना शुरू करते हैं तो दिमाग में ये आया कि यार संविधान कैसे बनाया जाए, कौन वो लोग होंगे जो संविधान बनाएगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा था। संविधान तो बन सकता है, क्योंकि संविधान हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल कॉपी पेस्ट करना था, दूसरे देश का हमें कॉपी करना था। लेकिन किस देश से क्या कॉपी करें, और उससे बड़ी बात है कि कौन करेगा,
है ना। किसी भी हम गांव के व्यक्ति को तो लाएंगे नहीं कि भाई चलो आ जाओ तुम बना दो संविधान। तो वहां पर डिसीजन लिया गया कि जिस भी क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख होगी, जिस भी क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख होगी, उससे एक मेंबर आएगा, उससे एक सदस्य निकल के आएगा और वो संविधान सभा में बैठेगा। बात क्लियर है। अलग अलग बहुत सारे गांव, कस्बे, नगर, शहर, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र रहे और उनकी जनसंख्या जितनी रही, जैसे 20 लाख रही तो 2 सदस्य आ गए, 50 लाख रही तो 5 सदस्य निकल के आए। बात समझ में आ रही है। जैसे 5-5 लाख हैं तो 2 क्षेत्रों को आपस में मिला दिया और 10 लाख करके उसमें से एक मेंबर आ गया, जिस मेंबर को जनता द्वारा सपोर्ट किया जाता था या चुना जाता था, क्योंकि उस समय इलेक्शन नहीं था। इस तरीके से कुल मेंबरों की जो संख्या थी, कुल सदस्य निकल के आए हमारे सामने 389। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, ये क्वेश्चन मैनी टाइम्स कई बार पूछा गया है कि संविधान सभा में कितने लोग बैठे, कितने सदस्य रहे, कितने मेंबर रहे। तो 389 389 लोग इसमें शामिल हुए। 389 में से भी अब गहराई से क्वेश्चन पूछा जाने लगा है, क्योंकि ये जो संख्या है बच्चों को याद हो चुकी है। क्योंकि जब मैं तैयारी करता था तो केवल यहीं तक क्वेश्चन पूछा जाता था कि कितने सदस्य थे, तो 389। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश कितने थे, इसमें चीफ कमिश्नर कितने थे, देसी रियासतों से कितने थे, महिलाएं कितनी थी, है ना। और अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान से कितने सदस्य गए थे, और व्यापक में एक बार पूछा गया था कि भोपाल से कितने सदस्य गए थे। आज अगली बार हो सकता है मध्य प्रदेश का पूछ ले कि मध्य प्रदेश से इन 389 में कितने लोग बैठे थे। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत गहराई से पूछे जाने लगे हैं। तो इन क्वेश्चनों को बहुत ही केयरफुली आपको पढ़ना है ना। तो 389 जो संख्या है, इस 389 में 292 जो सदस्य हैं, आप इसको टोटल कर लेना। 292 जो हैं वो ब्रिटिश प्रांत से आते थे। ब्रिटिश प्रांत का मतलब ये है कि जैसे पूरा भारत है, उस पूरे भारत में पूरे भारत पर कब्जा ब्रिटिश का नहीं होता था। उसमें से अधिकांश तौर पर ब्रिटिश रहते थे, लेकिन कुछ क्षेत्रों पर भारतीय राजा रहते थे, है ना। उनका क्षेत्र जैसे देखो होता क्या था, जैसे पहला लेक्चर जैसे मैंने आपको बताया, तो उसमें पहले बंगाल प्रेसिडेंसी बनी, फिर उसको बम्बई तक बढ़ाया, फिर उसको मद्रास तक बढ़ाया, फिर उसको उड़ीसा तक बढ़ाया, फिर उसको बिहार तक बढ़ाया। ऐसे बढ़ाते 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 पूरे भारत को कैप्चर किया, और जहाँ तक ब्रिटिश पहुँच सके वो बन गए ब्रिटिश प्रांत, और जहाँ तक नहीं पहुँच सके वो बने देसी रियासत, जहाँ पर राजा का शासन होता था। तो ब्रिटिश प्रांत के जो टोटल व्यक्ति थे उनकी संख्या थी 292, और देसी रियासत से जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 93, है ना। और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर क्षेत्र से आए। 4 जो व्यक्ति हैं वो चीफ कमिश्नर क्षेत्र से आए, और इस तरीके से इनको जब आप ऐड करेंगे तो संख्या हो जाएगी 389। अब इन्हीं में अगर आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो इनमें से कुल जो महिलाएं थी वो 15 थी। कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। बात क्लियर है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भोपाल से कितने व्यक्ति शामिल हुए थे, तो एक व्यक्ति शामिल हुआ था भोपाल से, जिसका नाम था लाल सिंह। ठीक है, ये अभी मैं आगे बताऊंगा। इस तरीके से ये पूरा सदस्य का मंडल बन गया, है ना, जिसको हमने संविधान सभा कहा। ये टेम्परेरी संविधान सभा थी। अभी ये थोड़ा सा व्यापक रूप ले रही है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि व्यापक रूप कैसे लेगी। इसको अगर आप समुदाय के हिसाब से अगर देखेंगे, समुदाय के हिसाब से अगर आप इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, ये तो हो गया क्षेत्र के हिसाब से क्लासिफिकेशन 389 का। अब हम कम्युनिटी के आधार पर जब हम करेंगे तो कम्युनिटी में कुल 296 लोग आते थे। कम्युनिटी में 296 लोग आया करते थे। इसके अलावा सारे अंग्रेज थे। तो 296 में से 213 थे जनरल कैटेगरी के, 213 थे जनरल कैटेगरी के, जिसमें से 15 महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी। 79 मुस्लिम थे, 79 मुस्लिम थे, 4 सिख थे। ये आपको नोट करके लिखते जाना है ना। कैसे लिखेंगे समझिए। पहले आपने कैबिनेट मिशन डाल लिया होगा। कैबिनेट मिशन में थोड़ा सा डैश करके लिख लें जितना मैंने अभी बोला है। उसके बाद आप सेकंड पॉइंट डालेंगे सदस्यों का विभाजन, क्लासिफिकेशन ऑफ मेंबर। उसमें आप लिखेंगे मेंबर ऑफ क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्र के आधार पर सदस्य, तो 389। और 389 में फर्स्ट पॉइंट ब्रिटिश, सेकंड पॉइंट देसी रियासत, और थर्ड पॉइंट चीफ कमिश्नर क्षेत्र। और डैश करके ये संख्या लिख देनी है। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट डालेंगे। हेडिंग कैसे बनाना है मैं आपको बता चुका हूं। अगर फर्स्ट नंबर चल रहा है तो फिर उसके बाद आपको रोमन लिखना है। उसके अंदर अगर जाना है तो ए करके लिख देना है। फिर उसके अंदर जाना है तो स्मॉल ए करके लिख देना है, ताकि चीजें आपको क्लियर रहें।
तो उस क्षेत्र के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन था वो 296 लोगों के आधार पर हुआ, जिसमें से 13 जनरल, 79 मुस्लिम, 4 सिख, 15 महिलाएं अभी मैंने बताया, 26 SC शेड्यूल कास्ट और 33 ST शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हिंदी में कहा जाता है। और MP से जो व्यक्तियों की संख्या थी वो थी 29। MP से जो व्यक्ति थे, MP से, समझ रहे हैं बात को, अभी जैसे मैं आपसे पूछूं कि लोकसभा में मध्य प्रदेश से कितने व्यक्ति शामिल होते हैं, ये क्वेश्चन आता है व्यापक में कि मध्य प्रदेश से लोकसभा में कितने व्यक्ति शामिल होते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 29 लोग। लोकसभा में कितने हैं मध्य प्रदेश से? 29। राज्यसभा से मध्य प्रदेश से कितने जाते हैं केंद्र में? 11 लोग। बात समझ में आ रही है? विधानसभा से कितने जाते हैं मध्य प्रदेश से? मध्य प्रदेश में ही 230। तो वैसे ही संविधान सभा में उस समय भी 29 लोग गए थे, जिसमें से एक व्यक्ति भोपाल का था जिसका नाम था लाल सिंह, क्योंकि भोपाल राजधानी है तो वो पर्टिकुलर व्यक्ति आपसे पूछ लिया जाता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि राजस्थान से कितने व्यक्ति गए थे और मद्रास से कितने व्यक्ति गए थे, है ना। ये 2 क्वेश्चन के आंसर मुझे चाहिए, क्योंकि राजस्थान का क्वेश्चन आ चुका है, ये पूछा जा चुका है ना। एक लड़के ने मुझसे क्लास में पूछा था, तब मैंने इसको डिस्कस किया था। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन वो क्षेत्र था जिसने संविधान सभा में भाग ही नहीं लिया, जिसने संविधान सभा में भाग ही नहीं। देखो ये होता है, अब पुराना जो डाटा था वो यहाँ पर लिंक होगा बहुत अच्छी तरीके से। अगर पिछले वीडियो आप बहुत केयरफुली देखते आ रहे हैं तो उनका जो डाटा है वो यहाँ पर मर्ज होगा और आपको, आपके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन समझ विकसित करेगा। कैसे, समझिए। जैसा कि मेरा एक वीडियो आया था जम्मू कश्मीर का जो वीडियो था, उसमें मैंने बहुत सारी जानकारी आपको समझाई थी, हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड। तो जो पॉलिटी से रिलेटेड थी उसमें मैंने बताया था कि 3 ही रियासत थी जिनके साथ सरदार पटेल का जो राज्य रियासत समझौता था वो फंस गया था, है ना। सभी रियासतों को उन्होंने अपने साथ विलय कर लिया था, लेकिन केवल 3 रियासत थी जिन्होंने काफ़ी बड़ा लफड़ा खड़ा कर दिया था, जिसमें से एक हैदराबाद थी, एक जूनागढ़ थी और एक आपकी जम्मू कश्मीर रियासत थी। बात क्लियर है ना। हैदराबाद के निजाम, जूनागढ़ का महाबत खान और जम्मू कश्मीर का हरी सिंह, ये 3 ऐसे व्यक्ति थे, 3 ऐसे बुद्धिजीवी थे कि इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि भाई ना हम भारत में शामिल होंगे और ना हमें शामिल होना है और ना हम संविधान सभा में आएंगे। सीधी सी बात है, जब भाई भारत के हैं ही नहीं, भारत में शामिल ही नहीं होना चाहते, भारत पसंद ही नहीं है, तो भारत की संविधान सभा में वो क्यों आएंगे, क्यों बैठेंगे। तो सीधी सी बात है, कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा में किसने भाग नहीं लिया, तो इन तीनों में से एक ऑप्शन में होगा। कुछ बच्चे एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं कि सर तीनों ऑप्शन में आ गया तो क्या करेंगे। तो भाई पेपर बनाने वाला मूर्ख नहीं होता है ना, उसे इतना ज्ञान होता है कि वो हमारे दिमागों की सारी हलचलों को समझ कर पेपर को बनाता है कि वर्तमान ट्रेंड में बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या पूछा जाए, वर्तमान मार्केट में कौन सी पुस्तकें चल रही हैं, उनमें क्या लिखा है, उससे क्या हट के पेपर में दिया जाए। किसी भी एग्जाम को उठा के आप देख लें, 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेंगे, चाहे आप कितना ही पढ़ लें। कभी भी आप देख लें, किसी भी एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आप पढ़ पढ़ के मर भी जाएंगे तो वो क्वेश्चन आपको कहीं टकराएंगे नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कुछ अलग जो डाटा होता है वो अलग डाटा बोर्ड के व्यक्ति बना देते हैं, क्योंकि उनका जो माइंड है वो काफ़ी डेवलप होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, वो आपसे पूछेंगे कि संविधान सभा में किसने भाग नहीं लिया, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर रियासत में, बात खत्म। जब ये सब हो गया उसके बाद चुनाव हुआ। उसके बाद क्या हुआ? चुनाव देखो, ये चुनाव वैसा चुनाव नहीं है, वास्तविक चुनाव 1950 के बाद हुआ, क्योंकि 1950 में संविधान लागू हुआ। अभी ये टेम्पररी चुनाव है, अभी हम बात कर रहे हैं 1946 की, है ना। देखो संविधान को पढ़ना तो माइंड में ईयर का जो क्रमबद्धता है, सीक्वेंस है, वो आपको दिमाग में रहना चाहिए। तो चुनाव हुआ, जब चुनाव हुआ तो 296 पर चुनाव हुआ। ये 296 वही हैं कैटेगरी वाले, समुदाय वाले। जब 296 में चुनाव हुआ तो 208 सीटें कांग्रेस जीती, 208 सीटें कांग्रेस जीती। और आपको पता है कि कई बार पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर ने जब बंगाल से चुनाव लड़ा तो बंगाल से चुनाव लड़ने के बाद वो चुनाव हार गए।
सोचिए आप, जिन्होंने संविधान को बनाया, जिन्होंने भारत का, जिन्हें आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है, वो बंगाल से चुनाव हार गए। लेकिन सभी लोग जानते थे कि सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति यही है, यही संविधान बना सकता है। तो उसको दोबारा से चुनाव लड़वाया गया। कहाँ से? बम्बई से। और बम्बई में एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे जो कि जीत चुके थे, उन्हें अपने पद से हटाया। उनका नाम था M.R. जयकर, है ना। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि B.R. अम्बेडकर किसकी सीट से चुनाव लड़े, है ना। तो उनका नाम क्या था? M.R. जयकर। तो M.R. जयकर को बम्बई से हटाया और उनके पद को B.R. अम्बेडकर साहब को दिया और वो वहाँ से जीते। और जीतने के बाद इस संविधान सभा में क्या हो गए? शामिल हो गए, है ना। देखो, समझो बात के लिए, संविधान सभा में जो लोग आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? चुनाव करके। जब चुनाव हो जाएगा तो कुछ लोग आएंगे और जो लोग आएंगे वही संविधान बनाएंगे। अब जब उस चुनाव में B.R. अम्बेडकर पहले ही हार गए थे तो फिर वो संविधान का निर्माण कैसे कर सकते थे, है ना। ये तो बहुत फंस जाती ना बात। तो उस बात को क्लियर करने के लिए ये पैंतरा अपनाया गया और उनको इस सीट से जिताया गया। जब सीट से जिताया गया तो कुछ लोग हमारे पास इकट्ठे हो गए और जब कुछ लोग हमारे पास इकट्ठे हुए तो सभी लोगों ने सोचा कि यार चलो एक हम मंत्रिमंडल बना लेते हैं, है ना। एक मंत्रिमंडल, अभी देखो, अभी ये टेम्पररी मंत्रिमंडल बन रहा है, टेम्पररी, है ना। पहले एक टेम्पररी मंत्रिमंडल बनेगा, फिर एक फाइनल मंत्रिमंडल बनेगा, है ना। जैसे मकान बनता है तो पहले एक टेम्पररी मैप तैयार हो जाता है, फिर उसी मैप के आधार पर चीज़ों को बनाया जाता है। किसी भी चीज़ में एक पहले टेम्पररी रणनीति बनाई जाती है और एक फिर फाइनल रणनीति बनाई जाती है। बात समझ में आ रही है? तो वैसे ही यहाँ पर क्या किया? अंतरिम सरकार या अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन करने की बात कही, है ना। तो अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को मंत्रिमंडल का गठन हुआ। मुस्लिमों से हमें ज़्यादा कोई मतलब था नहीं, है ना, क्योंकि मुस्लिम अलग ही पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। तो मुस्लिमों ने कहा कि हमको भी ले लो, है ना। तो 2 सितंबर के बाद 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई, है ना। और बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई, जिसकी बात अभी हम आगे करेंगे। अभी आपको मंत्रिमंडल को समझना है। तो एक मंत्रिमंडल बना कब? स्वतंत्रता के पहले। देखो क्यों? क्योंकि अभी भारत स्वतंत्र नहीं हुआ है। भारत स्वतंत्र कब होगा? 1947 में। और अभी क्या चल रहा है? 1946। अभी क्या चल रहा है? 1946। लेकिन अंग्रेजों ने कह दिया है ना भाई कि तुम स्वतंत्र हो। अभी क्या है? कहा है केवल, अभी केवल कहा है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे, अगले साल तक संविधान बनाना शुरू कर दो। तो अभी हम स्वतंत्रता के पहले एक छोटा सा मंत्रिमंडल बनाएंगे जो कहलाएगा अंतरिम सरकार या इंटरिम कैबिनेट मंडल। बात क्लियर है? तो और इसके बाद जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा, जैसे ही स्वतंत्र होगा उसके दूसरे डेट में एक फाइनल मंत्रिमंडल बनेगा, जिसको हम क्या कहेंगे? स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। बात क्लियर है? अब आप मुझे एक बात बताइए कि मंत्रिमंडल क्या होता है, क्योंकि मंत्रिमंडल के गहराई से समझने के लिए पहले मंत्रिमंडल पता होना जरूरी है। तो मंत्रिमंडल का मतलब है मंत्रियों का मंडल। एक ऐसा मंडल होगा जिसमें बहुत सारे मंत्री होंगे। अब क्वेश्चन आता है कि मंत्री क्यों होंगे? कोई और भी तो हो सकता है। अरे भाई, मंत्री इसलिए होंगे क्योंकि उन्हें हम अलग अलग क्षेत्रों को सौंप देंगे। उन्हें हम क्या कर देंगे? अलग अलग जितने भी क्षेत्र हैं उन मंत्रियों को सौंप देंगे। जिस व्यक्ति को हम वो सौंपते हैं, जिस व्यक्ति को जिस क्षेत्र को हम सौंपते हैं, वो उस क्षेत्र का मंत्री हो जाता है। जैसे मैं हूं, मुझे आप मंत्री नहीं कह सकते, मुझे आप मंत्री नहीं कह सकते, लेकिन मैं कहीं आने वाले समय में आगे जाकर स्वास्थ्य विभाग में काम करने लगूं और मैं राजनीति वगैरह में चला जाऊं और राजनीति का सबसे बड़ा व्यक्ति बन जाऊं और स्वास्थ्य विभाग का मुझे ज्ञान हो, तो मुझे स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? किसी भी क्षेत्र का आप कुछ जब ज्ञान रखते हैं और जब आप राजनीति में जाते हैं और जनता आपको सपोर्ट करती है, तो उसका सर्वे सर्वा करने के लिए, सारा कार्य संचालन करने के लिए मंत्री बना दिया जाता है। तो हमारे पास 2 मंत्रिमंडल हैं। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि 2 मंत्रिमंडल हैं और 2 मंत्रिमंडलों के 2-2 व्यक्ति हैं और दोनों के नाम व्यक्ति याद कर लेते हैं, लेकिन एक दूसरे में नाम ओवरलैप हो जाते हैं और एक दूसरे में जब नाम ओवरलैप होते हैं तो समस्या खड़ी हो जाती है कि किसका कौन है। बात क्लियर है? अधिकांश तौर पर बच्चे एक मंत्रिमंडल को पढ़ लेते हैं और वही दूसरे में लगाने की कोशिश करते हैं, जिससे बहुत बड़ी गलती होती है। और वनडे एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनता है। वनडे एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनता है। तो आपको इस मंत्रिमंडल को बहुत ध्यानपूर्वक समझना है। बात क्लियर है? ठीक है, तो चलिए
दो मंत्रिमंडल हैं, एक है स्वतंत्रता के पहले का, एक मिनट, एक है स्वतंत्रता के पहले का और एक है स्वतंत्रता के बाद का। स्वतंत्रता के पहले के मंत्रिमंडल को हम अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल कहते हैं और जो बाद का था उसे स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल कहा जाता है। मंत्रिमंडल आज भी है लेकिन ये प्रथम था, कब का? स्वतंत्र भारत का। और उससे पहले जो बना वो अंतरिम सरकार। तो एक अध्यक्ष हुआ करता था। अब अध्यक्ष कौन होगा? लॉर्ड माउंटबेटन होगा, क्योंकि आपको पता है गवर्नर जनरल ही सब कुछ हुआ करता था और अभी भारत आजाद नहीं हुआ है। जब आजाद नहीं हुआ है तो गवर्नर जनरल ही सब कुछ होगा। तो लास्ट और अंतिम गवर्नर जनरल जो माना जाता है वो किसे माना जाता है? लॉर्ड माउंटबेटन को, है ना। तो लॉर्ड माउंटबेटन आपके भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ब्रिटिश, कौन? ब्रिटिश, लेकिन भारतीय गवर्नर जनरल भी बने अंतिम, जो कि राजगोपालाचार्य थे। तो अध्यक्ष उन्हीं को बनाया गया, लॉर्ड माउंटबेटन को, है ना। विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या विदेश मंत्री हमने किसे दिया? जवाहरलाल नेहरू को। गृह एवं सूचना, होम मिनिस्टर एवं इंफॉर्मेशन, जो कैबिनेट मंत्रालय है वो हमने सरदार पटेल को दिया, क्योंकि आपको पता है होम मिनिस्ट्री का काम भारत में एक ही व्यक्ति जानता था उस समय। कार्यवाही परिषद जवाहरलाल नेहरू को, कार्यकारी परिषद जवाहरलाल नेहरू को दी। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री किसे बनाया? जॉन मथाई को। रक्षा मंत्री किसे बनाया? बलदेव को। आपको पता है रक्षा कौन करेगा? बलशाली व्यक्ति करेगा, और बलशाली व्यक्ति कौन होगा? बलदेव होगा। शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री कौन बनेगा? सी राजगोपालाचार्य। देखो एक बात याद रखना, शिक्षा मंत्री यहां अलग है, इस मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बदल जाएगा। कुछ मंत्री ऐसे हैं जो सेम रहेंगे, कुछ मंत्री ऐसे हैं जो बदलेंगे। जो बदलते हैं उसी में कंफ्यूजन होता है। तो शिक्षा मंत्री आपसे अगर कभी भी पूछे भारत का, तो अभी कोई और है, प्रथम कोई और था, लेकिन अंतरिम सरकार में कोई और होगा। बात क्लियर है? तो अंतरिम सरकार में कौन थे शिक्षा मंत्री? सी राजगोपालाचार्य। जब स्वतंत्र भारत हो गया और प्रथम मंत्रिमंडल बना तो अबुल कलाम आजाद बने। बात क्लियर है? नेक्स्ट रेलवे मंत्री। रेलवे जो मंत्रालय है वो हमने आसफ अली को दिया था। किसको दिया था? आसफ अली को दिया था। आसफ अली को देने के बाद जब भारत आजाद हो गया, और भारत जब आजाद हो गया तब उसके बाद रेल मंत्रालय हमने किसे दिया? हमने जॉन मथाई को दिया। ठीक है। श्रम जो विभाग है वो हमने जगजीवन राम को दिया। वित्त विभाग ऐसा विभाग था, इसमें व्यक्ति हमने एक लीग से दे दिया है ना, चलो भाई मुस्लिम लीग से भी कोई तो हो, है ना। तो उनका नाम था लियाकत अली खान। लियाकत अली खान जो कि भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे। वित्त विभाग हमने किसे दे दिया? लियाकत अली खान को। खान और बंदरगाह है। खान मतलब खोदने वाली खदान जिससे कोयला हीरा वगैरह निकलता है, और बंदरगाह तो आप जानते ही हैं। तो इसको किसे दे दिया हमने? CH भाभा को। CH भाभा को। खाद्य एवं कृषि हमने किसे दिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, है ना। स्वास्थ्य मंत्रालय भी हमने किसे दे दिया? लीग के व्यक्ति को, मुस्लिम लीग के व्यक्ति को। कौन थे? गजनफर अली खां। क्या नाम था? गजनफर अली खां। नेक्स्ट हमने किसे दे दिया? वाणिज्य मंत्रालय भी हमने लीग के व्यक्ति को दे दिया। उनका नाम क्या था? आई चुंदरीगर। फिर नेक्स्ट संचार मंत्रालय लीग को दे दिया अब्दुल रब निस्तार। किसे दिया? अब्दुल रब निस्तार। उसके बाद कानून और विधि मंत्री जो है इसको भी हमने लीग को दे दिया, और उनका नाम क्या था? जोगेंद्र नाथ मंडल। कहीं ना कहीं इनका रिश्ता रानू मंडल से रहा होगा, है ना। रानू मंडल बहुत चर्चा में है अभी, आप लोगों को पता है, बहुत अच्छे सिंगर हैं जिन्हें हिमेश रेशमिया ने सपोर्ट किया है। तो वही रानू मंडल से याद रख लें कि भाई कानून और विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे। तो ये मंत्रिमंडल 15 सदस्यीय था। उसके बाद भारत आजाद हो गया 1947 में, और आजाद होने के बाद एक हमारा भारत का स्वतंत्र मंत्रिमंडल बना, जो कि भारत का पहला मंत्रिमंडल था। बात क्लियर है? यहां क्या लिखा आएगा? स्वतंत्रता से पहले रेल मंत्री कौन था? 1947 से पहले शिक्षा मंत्री कौन था? ऐसा क्वेश्चन आएगा। और यहां क्या क्वेश्चन आएगा? भारत का प्रथम स्वास्थ्य मंत्री, भारत का प्रथम रेल मंत्री, भारत का प्रथम वाणिज्य मंत्री, भारत का पहला वित्त मंत्री, भारत का पहला वित्त मंत्री स्वतंत्रता से पहले किया जाएगा। बात क्लियर है? चलिए, तो गवर्नर, देखो गवर्नर, ये भी गवर्नर रहेगा लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहां से जो गवर्नर है वही अध्यक्ष हुआ करता था। तो यहां हमने भारतीय व्यक्ति को बना दिया, क्योंकि यहां हम आजाद हो चुके हैं।
तो गवर्नर कौन बनेगा? गवर्नर जनरल बन गया राजगोपालाचार्य। क्या बन गया? राजगोपालाचार्य। सी राजगोपालाचार्य का मतलब होता है चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को बनाया गया। और यहां से गवर्नर का पद हमने खत्म कर दिया, और गवर्नर का पद खत्म करने के बाद हमने राष्ट्रपति के पद का सृजन किया और प्रधानमंत्री के पद का सृजन किया। किस देश से किया? अभी मैं आगे बताऊंगा। राष्ट्रमंडल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वैज्ञानिक मंत्रालय। राष्ट्रमंडल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और वैज्ञानिक और शोध मंत्रालय। वैज्ञानिक के जितने मंत्रालय थे ये सब किसके पास रहते हैं? प्रधानमंत्री के पास रहते हैं। और वो कौन बना था? जवाहरलाल नेहरू। कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू को हमने क्या दे दिया? राष्ट्रमंडल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और वैज्ञानिक एवं शोध मंत्रालय। नेक्स्ट, गृह, सूचना एवं राज्य मामले। गृह मंत्रालय, राज्य मंत्रालय और सूचना मंत्रालय, है ना। आपको पता है ये तीनों एक ही व्यक्ति को जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद खाद्य मंत्री। खाद्य मंत्री जैसे पहले थे जैसे अब रहेंगे राजेंद्र प्रसाद, है ना। शिक्षा मंत्री बदल जाएंगे। पहले शिक्षा मंत्री कौन था? राजगोपालाचार्य थे। अब कौन हो जाएगा? अबुल कलाम आजाद। एक बात याद रखना, अब्दुल कलाम नहीं, अबुल कलाम आजाद। अब्दुल और अबुल जमीन आसमान का अंतर है। तो अब्दुल कलाम जो आजाद हैं वो हमेशा वैज्ञानिक प्रयोगशाला में ही उनका जीवन निकल गया। राजनीति में वो कभी नहीं आए। ये कौन थे? अबुल कलाम आजाद। मौलाना, इनका नाम क्या है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ये शिक्षा मंत्री थे। रेल मंत्री या रेल के साथ परिवहन भी है ना, बस ट्रांसपोर्ट जो भी है, तो रेल परिवहन मंत्री जॉन मथाई। किसको दे दिया? जॉन मथाई को दे दिया। कानून एवं विधि मंत्रालय। कानून एवं विधि मंत्रालय यहाँ किसे दिया था हमने? यहाँ दिया था हमने जोगेंद्र नाथ मंडल को। और यहाँ दे दिया किसको? बी आर अम्बेडकर को। यहाँ बी आर अम्बेडकर जीत जात कर आ गया बढ़िया तरीके से, और भीमराव रामजी अम्बेडकर को हमने कानून और विधि मंत्रालय का मंत्री बना दिया। श्रम मंत्रालय। श्रम मंत्रालय जगजीवन राम के ही पास रहेगा, सेम टू सेम। रक्षा मंत्रालय बलदेव के पास ही रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय बदल जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय हम किसे दे देंगे? स्वास्थ्य मंत्रालय राजकुमारी अमृता कौर को दे देंगे, है ना। स्वास्थ्य का जो ख्याल है वो महिलाएं अच्छे से रख पाती हैं, ठीक है। तो राजकुमारी अमृता कौर को स्वास्थ्य मंत्रालय दे दिया। वाणिज्य मंत्रालय हमने ज्यों कितने रखा? CH भाभा को दे दिया। संचार मंत्रालय। संचार मंत्रालय किसे दे दिया? संचार मंत्रालय दे दिया रफी अहमद किदवई। संचार मंत्रालय हमने किसे दे दिया? रफी अहमद किदवई। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में, आज के लिए क्वेश्चन रहा आपका कि रफी अहमद किदवई कृषि विश्वविद्यालय या एग्रीकल्चर कॉलेज, रफी अहमद किदवई एग्रीकल्चर कॉलेज मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है और उसकी क्या विशेषता है? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आपसे कमेंट सेक्शन में चाहिए। जो सिंसियर स्टूडेंट है वो इसका आंसर जरूर देगा। संचार मंत्रालय रफी अहमद किदवई। वित्त मंत्रालय सनमुखम सेट्टी। वित्त मंत्रालय, भारत के पहला वित्त मंत्री कौन बना? सनमुखम सेट्टी, याद रखना। उद्योग व आपूर्ति मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये वही हैं जिन्हें भाजपा का या बीजेपी का पैतृक पुरुष कहा जाता है, और इन्हीं के द्वारा जनता दल की स्थापना की गई थी, और उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी हो गई। तो वास्तविक नींव श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी थी। कार्य मंत्री, खान मंत्री, ऊर्जा मंत्री, बंदरगाह मंत्री, ये सब हमने किसे बना दिया? NV गाडगिल को। किसे बना दिया? NV गाडगिल को। NV गाडगिल को। इस तरीके से हमारा यहाँ पर मंत्रिमंडल समाप्त होता है। ये मंत्रिमंडल वैसे वास्तविक तौर पर मुझे बाद में पढ़ाना था संविधान सभा के, लेकिन दोनों का कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वनडे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फंस जाता है, और जब क्वेश्चन फंस जाता है तो आप भी फंस जाते हैं। और मेरा मानना है और मेरा ये दायित्व है कि आप कभी भी फंसे ना, ठीक है। तो ये दोनों का कंपैरिजन मैंने कर दिया। दोनों की लिस्ट आपको बढ़िया तरीके से एक एक लाइन छोड़कर बनानी है कलर पेन से, ताकि आप जब इस पर एग्जाम देने जाएं तो आप इस पर एक नजर डालें और ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। बात क्लियर है? चलिए, तो ये दोनों को आपको लिख लेना है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि इससे क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। अब हेडिंग डालें संविधान सभा एवं संविधान का निर्माण। अब यहां से हम बात करेंगे संविधान सभा के वास्तविक निर्माण की। ये तो कुछ बेसिक पहलू थे। यहां संविधान सभा वास्तविक तौर पर बनी नहीं, यहां कैबिनेट मिशन ने आदेश दिया और एक उसका बेसिक निर्माण हुआ कि भाई चलो आ जाओ, आप भी आ जाओ, हम भी आ जाते हैं, मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं। ये सब टेम्परेरी रहा। ये मंत्रिमंडल भी टेम्परेरी रहे। ये फाइनली बहुत बाद में बने थे, जब हमने
संविधान सभा बना ली तब, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन के लिए मैंने लिखा दिया। ठीक है, अब संविधान सभा के हम क्रम से निर्माण की बात करते हैं और यहाँ पर जितने फैक्ट हैं सारे कवर हो जाएंगे। सबके पॉइंट आपको एक एक करके लिखते जाना है ना। जितनी बात मैं बताऊं, नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट, नंबर 2 फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, ऐसे करके आप सारी चीजें लिखते चलेंगे। जो इंपोर्टेंट होगा उसको आपको कलर्ड पेन से लिखना है, अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने से बेहतरीन होता है कलर्ड पेन से लिखना, और जब आप एग्जाम देने जाते हैं एक नजर मारते हैं, स्पष्ट तौर पर याद हो जाता है। क्योंकि जिस प्रकार आज के समय में मैं आपको ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म दिखाऊं, आज के समय में मैं अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म दिखाऊं तो आप ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देखेंगे क्या? अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देख लेते हैं और वो आपको पसंद आ जाती है तो मैं आपसे कभी नोट्स बनाने के लिए नहीं कहूँगा, कभी कलर्ड पेन यूज़ करने के लिए नहीं कहूँगा। तो आज जाइए एक पुरानी सी ब्लैक एंड वाइट फिल्म देखिए और फिर मुझे बताइए। फिर उसके बाद एक आप कलर्ड फिल्म देखिए, HD में देखिए, फिर मुझे बताइए। जो आपको अच्छा लगे वो आप देखें और वही करें। क्लियर है? हाँ, तो अच्छी चीज़ जल्दी ऑब्जर्व होती है, इसलिए मैंने बस कहा जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं हम, है ना। तो संविधान सभा का जो निर्माण है, तो सबसे पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। इस डेट को याद रखें, 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहली बैठक हुई। और कभी हो सकता है आपसे पूछ ले कि अंतिम बैठक कब हुई, तो अंतिम बैठक संविधान सभा की हुई थी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई, 25 जनवरी को एक ट्रायल हुआ और 26 जनवरी 1950 को वास्तविक तौर पर संविधान लागू हो गया। क्लियर है बात? चलिए, तो संविधान सभा का निर्माण जब 9 दिसंबर को हुआ तो 9 दिसंबर को हमने एक अध्यक्ष बनाया। 9 दिसंबर को एक हमने अध्यक्ष बनाया और अध्यक्ष पहले हमने टेम्परेरी बनाया। टेम्परेरी का मतलब होता है अस्थायी, तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया जिसको हम बदल सकते थे क्योंकि हमें एक योग्य व्यक्ति नहीं मिला था। सच्चिदानंद सिन्हा को हम अयोग्य नहीं कह सकते, सच्चिदानंद सिन्हा को हम अयोग्य नहीं कह सकते क्योंकि जब पहली बार किसी को अध्यक्ष बनाया है तो निश्चित तौर पर बहुत बेहतरीन व्यक्ति रहे होंगे, लेकिन उनसे भी ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में आप जानते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी एकमात्र ऐसे स्टूडेंट हैं, राजेंद्र प्रसाद जी एकमात्र ऐसे स्टूडेंट रहे थे उस समय कि वैसा स्टूडेंट आज के समय में होना संभव नहीं है। आज के समय में क्या, उस समय भी संभव होना, उस समय भी संभव नहीं हो पाया था। अब आप सोचेंगे क्या, तो राजेंद्र प्रसाद जब पढ़ते थे तो ये इतने बेहतरीन तरीके से किसी भी टॉपिक को तैयार करते थे और उस टॉपिक को ऐसे एग्जाम में लिख के आते थे कि जांचने वाला, चेक करने वाला जो टीचर है वो टीचर के होश उड़ जाते थे, टीचर के होश उड़ जाते थे और टीचर समझ नहीं पाता कि ये हो क्या रहा है। टीचर समझ नहीं पाता था कि ये हो क्या रहा है। क्वेश्चन ने पूछा इतना सा है और व्यक्ति ने लिखा इतना है कि मेरी ही समझ से बाहर है, मेरी ही समझ से बाहर है। कहने का मतलब ये है कि राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे स्टूडेंट रहे हैं कि जिनकी कॉपी चेक करने के लिए उनके टीचर भी मना कर देते थे, उनके टीचर भी मना कर देते थे। और मना क्या कहकर करते थे कि भाई इस व्यक्ति को इतना ज्ञान है, इस व्यक्ति को इतना ज्ञान है कि मेरे समझ के बाहर है, मेरे समझ के बाहर है। तो बहुत ही महान व्यक्ति थे, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। तो पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा, 2 दिन बाद इनको अलग कर दिया, 2 दिन बाद इनको अलग कर दिया और 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष बनाया किसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 2 दिन बाद 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष बनाया राजेंद्र प्रसाद जी को। अब क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था। ये सब लिखते जाना है आपको पॉइंट करके, अध्यक्ष, फिर स्थायी अध्यक्ष, फिर उपाध्यक्ष। तीसरा पॉइंट उपाध्यक्ष लिखेंगे आप HC मुखर्जी, H फॉर हॉर्स, C फॉर कैट और मुखर्जी। HC का मतलब आपको ज्यादा इतनी डिटेल में नहीं जाना, नाम भी है उनका। तो HC मुखर्जी ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष बने।
11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया। कभी कभी आपसे हो सकता है सलाहकार पूछ ले कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, तो संविधान सभा के सलाहकार जो थे वो थे BN राव। कौन थे? बेनेगल रामाराव। इनका पूरा नाम था बेनेगल रामाराव, इनको शॉर्ट में BN राव कहा जाता था। तो संविधान सभा के जो सलाहकार थे वो कौन थे? BN राव थे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की, संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की बाल गंगाधर तिलक ने। और कब की? 1895 में। बहुत पहले इन्होंने मांग कर दी थी, 1895 में। और अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा का प्रथम विचार किसके मन में आया, संविधान सभा का प्रथम विचार किसके मन में आया, तो ये किसके मन में आया था? MN रॉय। MN रॉय के मन में आया। लेकिन ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, है ना। अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की गई, कांग्रेस के किस अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की, है ना, तो फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन का आपको थोड़ा सा सन देख लेना है। 1936 या 37 है, 1936 है या 37 है, मेरे ख्याल से 36 से शुरू हुआ था, 37 तक चला था, तो थोड़ा सा चेक कर लेना। और एक और अधिवेशन इसके बाद हुआ था 1939 में, फैजपुर के बाद हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन, है ना, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। तो इन दोनों अधिवेशन में मांग की गई थी किसकी? संविधान सभा की, है ना। तो संविधान सभा की बैठक हुई 9 दिसंबर को, 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष चुना गया और 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पास कर दिया, है ना, कि भाई हमारी संविधान का यही है उद्देश्य। लिखित रूप में उन्होंने सारी चीजों को लिखा, हेडिंग डाली ऑब्जेक्ट, उद्देश्य, और ये उद्देश्य हैं, इनको हमें पूरा करना है। पूरा करना है मतलब सही संविधान होना चाहिए, ऐसी संसद होगी, ऐसा राष्ट्रपति हुआ, बहुत सारे उद्देश्य रहे। फिर उस उद्देश्य पर बहुत सारी बहस हुई। कई बार पूछा जाता है कि उद्देश्य पर कितने दिन बहस हुई, तो उद्देश्य पर 42 दिन बहस हुई। उद्देश्य पर 42 दिन तक लगातार बहस होती रही। और बहस होने के बाद 22 जनवरी 1947 को, यहां देखो जनवरी हम पहुंच गए तो 1947 लग गया, तो 22 जनवरी 1947 को फाइनली सभी लोगों ने हाँ कह दिया कि हाँ भाई ठीक है, और हाँ कह दिया। और जैसे ही हाँ कहा तो उसके जो उद्देश्य थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य था कि हमें पहले कमेटी बनाना चाहिए, हमें पहले समिति बनाना चाहिए। कमेटी को हिंदी में समिति कहा जाता है। तो इन्होंने कहा चलिए ठीक है, सबसे पहले हम समिति बनाते हैं। और उसके बाद और भी बहुत सारे उद्देश्य थे जो सभी मान लिए गए थे, और उन्हीं उद्देश्यों के आधार पर काम शुरू हुआ। तो है ना, बहुत सारी समितियां बनी। और इन समितियों ने क्या किया? इन समितियों ने अलग अलग देश जाकर बहुत सारे देशों का संविधान देखा, ढूंढा, परखा, चेक किया। कुछ भारत में बहुत सारी चीजों को लिखा, है ना। तो कुल मिलाकर संविधान सभा में कुछ समितियां बनी। उन समितियों में कुछ लोग थे और वो लोग अपना अपना काम कर रहे थे अलग अलग क्षेत्र में। जो जिस व्यक्ति का मास्टर है उस व्यक्ति को वो समिति सौंप दी गई और कहा कि तुम तुम्हारा संविधान बनाओ। बात क्लियर है? तो समितियां, कई बार पूछा जाता है कि किस समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये अलग है और समितियों के अध्यक्ष अलग हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो समिति है ये थी संचालन समिति, है ना। तो मैं आपको एक साथ बता दूंगा, चाहे तो आप अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर एक साथ बता दूंगा ताकि वीडियो बड़ा ना हो, है ना। तो संचालन समिति, नियम समिति, झंडा समिति, ध्वज समिति, राष्ट्र ध्वज समिति, रियासत समिति, देसी रियासत समिति और वार्ता समिति। इन सभी समितियों के अध्यक्ष जो थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। एक बार फिर से देखें, फिर से लिखें। संचालन समिति, नियम समिति, झंडा समिति, ध्वज समिति, बात एक ही है। राष्ट्र ध्वज समिति, रियासत समिति, देसी रियासत वार्ता समिति, इन सभी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। आगे हम बात करते हैं मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, प्रांतीय समिति, परामर्श समिति। परामर्श कौन करता था? पटेल, है ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, संघीय संविधान समिति, संघ समिति, राज्य समिति, है ना। तो जो संघ थे, संघ पीएम के हाथ में होता है, और पीएम कौन बना था पहला? जवाहरलाल नेहरू। तो संघ समिति, राज्य समिति, ये सब नेहरू जी के साथ में थी। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो अभी तक कई बार पूछा गया है, आईएमपी डाल के ब्लैक पेन से या जो भी आपको यूज करना हो कर सकते हैं।
ये जितनी भी समितियों के मैंने नाम बताए, ये सारी समितियां अलग अलग हैं। ये सारी समितियां अलग अलग हैं। जैसे मैंने राज्य समिति बताया, संघ समिति बताया, है ना, झंडा समिति बताया, संचालन समिति बताया, ये सारी समितियां अलग अलग हैं। अब मैं एक समिति का नाम बता रहा हूं और वो एक समिति को कई नामों से जाना जाता है। मैं एक समिति को आपको बता रहा हूं और वो एक समिति को कई नामों से जाना जाता है। ये सारी समितियां जो हैं, इन समितियों के नाम भी अलग अलग हैं और ये अलग अलग स्वयं हैं, लेकिन इनके अध्यक्ष एक ही हैं। लेकिन यहां पर एक ही समिति है और उसके अलग अलग बहुत सारे नाम हैं। कभी लिखा आता है प्रारूप समिति, तुरंत आपके मन में आंसर आ गया होगा कि BR अम्बेडकर, है ना, भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। लेकिन प्रारूप की जगह जब कुछ और लिखा जाता है तो हमें लगता है कि ये दूसरी समिति है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसी समिति को अन्य नामों से जाना जाता है। तो आपको हमेशा भीमराव अम्बेडकर ही टिक करना है, चाहे प्रारूप समिति लिखा है, चाहे ड्राफ्ट समिति लिखा है, चाहे फॉर्मेट समिति लिखा है, चाहे रूपरेखा समिति लिखा है, चाहे मसौदा समिति लिखा है, चाहे आपका मसविदा समिति लिखा है, सारी चीजों में आपको एक ही चीज लिखना है। ठीक है, ड्राफ्ट समिति, प्रारूप समिति, फॉर्मेट समिति, रूपरेखा समिति, मसौदा समिति, मसविदा समिति, प्रारूपण समिति, ये सारी समिति जो होती हैं ये एक ही कहलाती हैं, प्रारूप समिति, जिसको किसने तैयार किया, BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट आता है संविधान समीक्षा समिति। संविधान समीक्षा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे वेंकटा चेलैया, है ना। नेक्स्ट कार्य संचालन समिति KM मुंशी, है ना, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, पूरा नाम क्या था, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, KM मुंशी। नेक्स्ट सर्वोच्च न्यायालय समिति बारदाचार्यार, बारदाचार्यार। नेक्स्ट संविधान सभा कार्यकारिणी समिति। संविधान सभा कार्यकारिणी समिति के कौन थे, GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर पूरा नाम था। आवास समिति और सदन समिति, दो समितियां हैं अलग अलग, आवास समिति और सदन समिति। आवास समिति के भी पट्टाभी सीतारमैया, सदन समिति के भी पट्टाभी सीतारमैया, जो कि बाद में भारत के नहीं मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल बने। इसके बाद प्रत्यक्ष पत्र संबंधी समिति कृष्ण स्वामी अलादी, इनका पूरा नाम था अलादी कृष्ण स्वामी। नेक्स्ट पूर्वोत्तर आपको पता है, नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र का जो क्षेत्र है कौन सा, असम वाला, असम का जो जनजातीय क्षेत्र है और जो पूर्ववर्ती क्षेत्र है, इसकी एक समिति बनाई गई और उसका अध्यक्ष कौन होगा, उसका वही होगा जो असम का पहला मुख्यमंत्री बना था, जिसके नाम पर वहां का आज का एयरपोर्ट है। जल्दी से बताइए, असम में स्थित एयरपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है। असम में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो गोपीनाथ बारदोली असम के पहले मुख्यमंत्री थे, लेकिन यहां पर एक समिति के अध्यक्ष बने थे, उसका नाम था पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय असम क्षेत्र समिति, जिसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोली। इसके अलावा असम क्षेत्र को छोड़कर अपवर्जित क्षेत्र अन्य जनजातीय क्षेत्र समिति के अध्यक्ष थे HB ठक्कर। ठीक है, बात क्लियर है। मूल अधिकार समिति, देखो मूल अधिकार समिति मूल अधिकार उप समिति है ना। मूल अधिकार उप समिति के अगर बारे में पूछा जाए तो JB कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति के बारे में पूछा जाए तो HC मुखर्जी। एक मिनट रुकना। ठीक है, तो कहां तक पढ़ लिया था हमने, हाँ, मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति। देखो मैंने दो चीजें बताई हैं आपको, एक पहले बताया था मूल अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति। मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन यहां पर क्या है, मूल अधिकार उप समिति पूछे तब लगाना है JB कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति पूछे तब लगाना है HC मुखर्जी, है ना। तो दो ऐसी समितियां बनी थी, मूल अधिकार समिति
क्योंकि मूल अधिकार, मौलिक अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो मौलिक अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है और अल्पसंख्यकों के लिए काम करना ये भी एक अहम बात है। तो दोनों के लिए उपसमिति बनाएंगे और दोनों की उपसमिति के अलग अलग अध्यक्ष भी बने। ठीक है, ये सारी समितियां बन गई। जब ये सारी समितियां बनी तब लगभग हमने 60 देशों का भ्रमण किया। 60 देशों का भ्रमण किया। अलग अलग देशों से हमने जो कुछ अच्छा लगा उस देश के संविधान को हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, कुछ अपना भी बनाया। तो 60 देशों का संविधान में पटल पर रखा और सभी लोगों ने पटल पर रख लिया जो जिस क्षेत्र का विशेषज्ञ था, और उस पर डिस्कशन हुआ। डिस्कशन होने के बाद उसका जो क्लासिफिकेशन है, सारा डाटा का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो बी.एन. राव ने किया। बी.एन. राव ने सभी चीजों को सिस्टमेटिक कर दिया और बी.एन. राव ने सिस्टमेटिक करने के बाद एक प्रारूपण समिति बना दी। और उस प्रारूपण समिति यही वाली है, लेकिन ये थोड़ा सा बाद में बनी थी। प्रारूपण समिति सबसे पहले बनी और उस प्रारूपण समिति में उन्होंने 7 सदस्यों को चुना। बी.एन. राव ने सभी देशों के संविधान को पटल पर रखने के बाद उसको वर्गीकृत किया और वर्गीकरण करने के बाद उन्होंने सबसे पहले इसमें 7 सदस्य चुने और 7 सदस्य में से जो पहला व्यक्ति था उसका नाम था बी.आर. अम्बेडकर, है ना। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने? बी.आर. अम्बेडकर बने। इनके साथ में 6 व्यक्ति और बने थे। तो कुल मिलाकर प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। ये भी पूछा गया है। कौन कौन? बी.आर. अम्बेडकर, दूसरा गोपाल स्वामी अयंगर, ये क्वेश्चन लिख लेना, ये कई बार पूछा जाता है। गोपाल स्वामी, देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष और बी.आर. अम्बेडकर ऑप्शन में ना हो, फिर आप क्या कर लेंगे, है ना। तो लेवल बढ़ रहा है तो अपना भी लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा। बी.आर. अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, नेक्स्ट कृष्णा स्वामी अयंगर, नेक्स्ट के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मड़कलाल मुंशी। के.एम. मुंशी के बाद मोहम्मद सादुल्ला के बाद बी.एल. मित्र, नाम ही था बी.एल. मित्र। और बी.एल. मित्र के बाद अंतिम जो थे वो थे डी.पी. खेतान। कौन थे? डी.पी. खेतान। तो हो गए आपके साथ, एक बार फिर से मिलाएं। बी.आर. अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान। ये 7 सदस्यों को चुना। 7 सदस्यों को चुनने के बाद 2 व्यक्ति ऐसे थे जिनकी मृत्यु हो गई। एक का नाम था बी.एल. मित्र और एक का नाम था डी.पी. खेतान। कई बार पूछा जाता है कि इस प्रारूप समिति से हटने वाले व्यक्ति कौन थे, तो डी.पी. खेतान जी हट गए और बी.एल. मित्र जी हट गए। जब हट गए तो 2 नए व्यक्ति कौन आए, उनका नाम आपको बताना है। ये नाम का आंसर मुझे आपसे चाहिए। चलो जल्दी से बताओ कमेंट में कि जब बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान को हटाया गया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी आकस्मिक रूप से, तो इनके स्थान पर 2 व्यक्ति कौन आए, इसका नाम आप कमेंट सेक्शन में मुझे देके रहेंगे और मैं उनको चेक करूंगा। ठीक है, तो अब ऐसे इस तरीके से संविधान कुछ हद तक आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा तो संविधान को जब पटल पर रख दिया, क्लासिफिकेशन हो गया। अब इस पर वाचन शुरू हो गया। वाचन का मतलब डिस्कशन। पहला डिस्कशन, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, ये पूछा जाता है। कई बार पूछा गया है कि प्रथम वाचन कब शुरू हुआ। कई बार पूछा जाता है कि सबसे बड़ा वाचन कौन सा था। ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा वाचन कितने समय तक रहा, ये थोड़ा सा बताना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा वाचन कौन सा रहा, तो दूसरा वाचन सबसे बड़ा रहा, है ना। तो प्रथम वाचन जो है ये शुरू हुआ था 4 नवंबर को शुरू हुआ 1948 को, क्योंकि 47 में देश आजाद हुआ। देखो 46 की बातें सारी हो चुकी हैं, 46 में टेम्पररी चीजें ये सब हो चुकी हैं, बीच में हम 47 में आजाद हो चुके हैं। अब बात 48 में पहुंच चुकी है, क्योंकि 47 में हमने अलग अलग देशों से संविधान को कॉपी किया, पटल पर रखा, क्लासिफिकेशन हुआ। अब वाचन शुरू हो गया। प्रथम वाचन हुआ कब? 9 नवंबर को। 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच प्रथम वाचन हुआ, कब? 1948 में। दूसरा वाचन कब हुआ? दूसरा वाचन हुआ आपका 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। देखो ये 48 से चला और 49 तक पहुंचा। कब से कब तक? 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। ब्रैकेट में नोट करके लिख लेना, सबसे लंबा चलने वाला वाचन। और तीसरा वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। बात क्लियर है? जब ये वाचन हो गया तो संविधान हमारा तैयार हो गया। जब संविधान हमारा तैयार हो गया तो पूछा जाता है कि संविधान जब तैयार हुआ तो कितना समय लगा।
नेक्स्ट पॉइंट करके लिखें, संविधान बनने में लगा समय 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान तैयार हो गया। संविधान जब तैयार हो गया तो कई बार पूछा जाता है कि इसमें कितना खर्चा हुआ। ये खैर बहुत सारी बुकों में नहीं दिया रहता, बहुत सारे लोग ये नहीं बताते, लेकिन जानकारी जितनी ज़्यादा हो तभी तो पढ़ने में भाई साहब मज़ा आता है। जानकारी जब ज़्यादा होती है तब जब एक दूसरे व्यक्ति से आत्मसात होता है, एक दूसरे व्यक्ति के सामने हम अपना डाटा रखते हैं और हमारा डाटा जब रहता है तो भाई साहब उस आनंद की जो अनुभूति है उसके कंपैरिजन संसार की कोई चीज़ नहीं है। कभी आपने ये अनुभव किया होगा कि कोचिंग में आपसे अगर कुछ पूछा जाए, कोचिंग में अगर आपसे कुछ पूछा जाए, समाज में कोई व्यक्ति आपसे पूछे, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो रिलेशन में कहीं ना कोई आपसे कुछ पूछ लेता है, और जब पूछ लेता है और अगर आपसे वो चीज़ नहीं बनती तो सबसे ज़्यादा दुख उसी में होता है। और अगर आपसे वो चीज़ बन जाए और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से उसको एक्सप्लेन कर दें तो उससे बड़ी खुशी संसार में कुछ नहीं होती। बहुत सारे लोगों ने ये नहीं किया होगा, लेकिन जिसने ये किया है वो इसकी अहमियत को जानता है। मैं भी ये कहूँगा आपसे कि अगर आपने ये नहीं किया तो आप एक बार करके देखें। कोई भी आपसे कुछ पूछे, आप उसको बहुत ही आसान भाषा में समझा दें, वो आंसर आप उसको दे दें तो आपका जो मन है वो तृप्त हो जाता है। और यही चीज़ अगर आप उसको इसका जवाब अगर क्लास में दें, यही चीज़ अगर आप इसका जवाब टीचर को क्लास में दें तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। कभी ये करके देखें। और मैं तो ये कहता हूँ कि टीचर जब आपसे कुछ पूछता है और उसके जवाब आपसे बनने लगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। आपका सिलेक्शन कोई माइकलाल नहीं रोक सकता। बस आप टीचर के सवालों का जवाब दें। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो भी समझें, क्योंकि बच्चे जो क्वेश्चन करते हैं या एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी का एनालिसिस एक टीचर को होता है। मैं मेरी बात नहीं कर रहा, जो भी आपका टीचर है, जो भी आपका टीचर है, जिससे भी आप पढ़े हों, मुझे इससे कोई बुराई नहीं है। तो जब टीचर आपसे पूछता है तो उसको पूरा अनुभव होता है, हजारों स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट से उसका आत्मसात होता है, समझता है वो उन चीज़ों को, विधिवत तरीके से प्रश्नों का एनालिसिस करता है और उसे एक अनुमान होता है कि क्वेश्चन किस हद तक जा सकता है और किस हद तक विगत वर्षों में गया है। फिर जब वो आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वो एक ऐसे स्टैंडर्ड को तैयार करके क्वेश्चन पूछता है जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा एग्जाम में होती है, और ऑन द स्पॉट वो क्वेश्चन आपसे बन जाता है तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं बहुत ही कॉन्सेंट्रेट है और निश्चित तौर पर आप सफल होने वाले हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ये मैं सभी लोगों से कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी आप पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कोचिंग करते हैं, स्टूडेंट हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, होम स्टडी करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप अपने डाटे को थोड़ा सा कन्वर्सेशन में लाइए। सभी लोग कन्वर्सेशन में लाएं ये तो संभव नहीं होता, क्योंकि सामान्य तौर पर इस डाटा को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी पॉलिटी एक ऐसा विषय है जिसका डिस्कशन हो सकता है। लोकसभा पर डिस्कशन हो सकता है, राज्यसभा पर डिस्कशन होता है, राष्ट्रपति पर डिस्कशन हो सकता है, चुनाव पर डिस्कशन होता है, आचार संहिता लगती है, सरपंच चुनाव होता है ना, विधायक का चुनाव होता है, सांसद का चुनाव होता है, पार्टियों के बारे में जानकारी होती है ना, राष्ट्रीय पार्टी कौन सी होती है, राज्य पार्टी कौन होती है, उप पार्टी कौन सी होती है ना, पार्टियों का दर्जा, राष्ट्रीय पार्टी को दर्जा कितनी राष्ट्रीय पार्टियों को दिया है, न्यायालय क्या है, आईपीसी क्या है, पुलिस कैसे एफआईआर दर्ज करती है, कब नहीं कर सकती, बहुत सारी जानकारी होती है। तो ये पॉलिटी की जानकारी डिस्कस हो सकती है, हो तो सारे सब्जेक्ट हो सकती है। तो आप ऐसा एक व्यक्ति चुने, आप ऐसा व्यक्ति चुने जिससे आप ये डाटा डिस्कस कर पाएं। ऐसा अगर आप करने लगे तो ये डाटा इतना सॉलिड हो जाएगा कि क्वेश्चन आपका कभी भी एग्जाम में जाया नहीं जा सकता। ऐसा हम कितनी बार भी पढ़ लेते हैं फिर भी एग्जाम में कंफ्यूजन होता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एक बार पूरा पढ़ लें, उसके बाद फिर टेस्ट लगाएं। टेस्ट जब लगाएंगे फिर भी आपको वही पढ़ा हुआ क्वेश्चन धोखा दे जाएगा। तो वो सॉलिड कैसे होता है? डिस्कशन से होता है ना। तो डिस्कशन दो ही व्यक्ति से हो सकता है, एक तो आपका टीचर जिससे आप क्लास में कर सकते हैं, और दूसरा आपका एक बेस्ट फ्रेंड। तो बेस्ट फ्रेंड ऐसा बनाइए जो आपके जैसा हो, जो सफल हो, जो कहीं ना कहीं पढ़ाई से जुड़ा हो, है ना। दूसरी चीज़ों से जुड़े हुए व्यक्ति दोस्त आप बना सकते हैं, नो डाउट, लेकिन उससे फ़ायदा कुछ नहीं होता। जब ये 4-5 साल आपके बहुमूल्य समय निकल जाएगा आपके जीवन का,
उसके बाद आपको इस वक्त की अहमियत पता चलेगी। अभी आपको क्या लगेगा, घूमने वाला दोस्त अच्छा है, डांस जिससे अच्छा बनता है वही अच्छा दोस्त है, यार वो भाई तो गाड़ी चला लेता है, वो तो स्टंट कर लेता है, उससे ये बन जाता है, उससे वो बन जाता है, उससे दुनिया भर की चीजें। पढ़ने वाले को कोई अच्छा नहीं कहेगा, लेकिन जब पढ़ने के बाद जो व्यक्ति सफल होता है उसकी कद्र जिंदगी भर होती है। डांसर की कद्र केवल 5 मिनट के लिए शादी में होगी, राइडर की कद्र केवल जब वो राइड करेगा तब उसकी होगी, लेकिन जब आप पढ़ लिख कर सफल हो जाते हैं तो आपकी कद्र जीवन भर होती है और हर कोई करता है, चाहे आप कितने ही बुरे हों। इसका मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है। बहुत सारे बुरे लोग होते हैं, बुरे कर्म करते हैं, लेकिन सफल हैं, सक्सेस हैं, गवर्नमेंट जॉब है, तो सब उन्हें अच्छा कहती है, और जब कहती है तो वो दुआएं काम करती हैं। खैर, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, संदीप माहेश्वरी टाइप, उसको हम बाद में देख लेंगे। तो वाचन हो गया, संविधान तैयार हो गया। संविधान तैयार हो गया, 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए, और संविधान जब बन गया इतने समय में तो इसमें कुछ खर्चा आया। जब खर्चा आया तो ये खर्चा जो था ये लगभग था 63,79,729 रुपए। ठीक है, तो इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, वैसे आपको ये पूछा नहीं जाएगा, सॉरी 63,96,729 रुपए, 63,96,729 रुपए जो था वो इसमें खर्चा आया। फाइनली संविधान जब बना तो इस पर 284 लोगों ने साइन किए। फाइनली जब संविधान बन गया तब इस पर 284 लोगों ने साइन किए, जिसमें से साइन करने वाली 8 महिलाएं थीं, जब संविधान बना तो इसमें कुल 12 अधिवेशन हुए। अधिवेशन का मतलब एक विशेष कॉन्फ्रेंस, 12 अधिवेशन हुए। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को मनाया जाता है, और ये 2015 से मनाना शुरू हुआ। इसी को हम कानून दिवस, विधि दिवस भी कहते हैं। ठीक है, जो कि भीमराव अंबेडकर के संविधान निर्माण के समय बनाया गया था। जब 26 नवंबर को संविधान बन गया, देखो एक चीज याद रखना, कभी भी आपसे पूछा जाए कि संविधान कब बना, कब लागू हुआ, दोनों में बहुत अंतर है। संविधान कब बना और कब लागू हुआ, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। संविधान बना कब? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के रेडी हो गया था। बात क्लियर है? सॉरी, 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के रेडी हो गया था। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार जब 26 नवंबर को बन गया था तो हमने इसे 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया? बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो 26 नवंबर को जब संविधान बना तो उसी दिन को हम संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब एक बात को समझिए, जब हम आजाद नहीं हुए थे, लगभग 1928-29 की बात है। 28-29 में एक व्यक्ति था अंग्रेज, जिसका नाम था लॉर्ड ब्रेकनहेड। लॉर्ड ब्रेकनहेड ने एक स्टेटमेंट दिया। उसने कहा कि तुम लोग साले इतने आंदोलन करते हो, लड़ाई करते हो, झगड़े करते हो, मोर्चा निकालते हो, इंकलाब जिंदाबाद, दुनिया भर की चीजें करते हो। तुम लोगों में अगर रत्ती भर दिमाग है, अगर रत्ती भर भी समझ है, तो अपना संविधान बना के तो दिखाओ जब हम तुमको जाने। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो कि शिक्षा है, शिक्षित हैं, क्या पढ़े लिखे हो तुम? अगर जरा सी भी शर्म है या जरा सी भी रत्ती भर तुम में शिक्षा है तो एक संविधान बना के तो दिखाओ हमें। तब ये बात कुछ लोगों को लगी, जिसमें नेहरू परिवार, जवाहरलाल नेहरू, है ना, मोतीलाल नेहरू, ऐसे बहुत सारे लोग थे। एक रिपोर्ट बनाई, नेहरू रिपोर्ट बनाई, और उस नेहरू रिपोर्ट में संविधान की बात कही। और जब संविधान की बात कही तो उसमें ये डिसीजन लिया गया कि चाहे ये हमारा संविधान है, अंग्रेजों से हमने कहा नेहरू रिपोर्ट बनाने के बाद कि ये हमारा संविधान है, और अगले वर्ष से तुम हमें आजाद करो या ना करो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो अब स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे अगले वर्ष से मनाएंगे। रिपोर्ट पेश की 1929 में। 1930 से हम स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। 1929 से हम स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे, और स्वतंत्रता दिवस हम कब मनाने लगे? 26 जनवरी को वो
रिपोर्ट पास हुई थी और 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार सर ये गलत सलत क्या बता रहे हैं, है ना। तो समझिए इस चीज को, है ना। 26 जनवरी को हम क्या मनाने लगे? स्वतंत्रता दिवस। लेकिन कब से कब तक? 1930 से 1947 के बीच। 1930 से 1947 के बीच। कभी भी आपसे पूछा जाए कि 1947 के पहले हम अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाते थे? 26 जनवरी। क्लियर है? 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है और क्या मनाया जाता था, दोनों में अंतर है। क्या मनाया जाता है तो संविधान लागू दिवस, गणतंत्र दिवस। क्या मनाया जाता था? स्वतंत्रता दिवस। क्यों मनाया जाता था? क्योंकि नेहरू रिपोर्ट पास हुई थी। नेहरू रिपोर्ट पास हुई 1930 से हम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाने लगे। 1947 में हम आज़ाद हुए। अंग्रेजों से हमने बहुत कहा कि हमें 26 जनवरी को ही आज़ाद कर दो ताकि हमारा स्वतंत्रता दिवस जो है वो बिगड़े ना। लेकिन अंग्रेजों ने हमारी कौन सी बात मानी थी 250 सालों में जो ये बात मानते? नहीं मानी। आज़ाद कर दिया कब? 15 अगस्त को। और जब हम आज़ाद 15 अगस्त को हो गए तो हम क्या स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाएंगे? नहीं मनाएंगे। तो हम अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाने लगे? हम अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी से ट्रांसफर करके 15 अगस्त को मनाने लगे। क्यों मनाने लगे? क्योंकि हमें आज़ाद भाई इसी दिन किया गया था। तो 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस ट्रांसफर हो गया। इंडिपेंडेंस डे हमारा 15 अगस्त को चला गया। 15 अगस्त को चला गया तो 26 जनवरी की डेट हमारी खाली हो गई। 26 जनवरी की डेट हमारी खाली हो गई। कब? 1947 से पहले की बात है। जब ये डेट खाली हो गई तो 1947 से 1950 तक के बीच ये डेट खाली ही रही। इस डेट में कुछ नहीं मनाया गया क्योंकि स्वतंत्रता दिवस हमारा 15 अगस्त को पहुंच चुका था। जब ये 15 अगस्त को पहुंच गया और 26 नवंबर को हमारा संविधान तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तैयार हो गया। जब ये तैयार हो गया तो कुछ बुद्धिजीवियों या फिर इन्हीं व्यक्तियों की मैं बात कहूं, इनके मन में आया कि यार क्यों ना हम एक ऐसी डेट को संविधान लागू करते हैं जो डेट पहले से ऐतिहासिक रही हो। क्योंकि 26 जनवरी में ऐसा कुछ खास है नहीं, इसलिए हम संविधान लागू कब करते हैं? 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी ये वही डेट है जो स्वतंत्रता दिवस की डेट थी पहले 1947 के। तो इस 1947 की 26 जनवरी की स्वतंत्रता की डेट को कन्वर्ट कर दिया किसने? इसमें गणतंत्र दिवस में, और हमने इस दिन संविधान बनाने लगे। लेकिन संविधान दिवस आज भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस, संविधान बना। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी को 1950 को गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। क्लियर है बात? ठीक है। तो 26 जनवरी को ये डेट बनाने लगे। जब 26 नवंबर को संविधान बना था, जब 26 नवंबर को संविधान बना था, लागू नहीं बना था, तब 15 से 16 आर्टिकल लागू कर दिए थे। ये मैं बहुत गहराई वाली बातें बता रहा हूं। वास्तविक तौर पर संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन कभी आपसे पूछ लिया जाए कि आंशिक रूप से कब लागू किया था, तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया था। और उस समय केवल और केवल 15-16 आर्टिकल लागू किए थे। अब ये 15-16 आर्टिकल कौन से थे? 15-16 आर्टिकल वो थे जिसमें कुछ निर्वाचन की बात थी कि भाई चुनाव कैसे होगा। निर्वाचन के अलावा कुछ हमारे नागरिकता की बात थी, सिटीजनशिप की बात थी, इलेक्शन की बात थी, और कुछ संसदीय प्रणाली। इन तीनों चीजों के आधार पर जो आर्टिकल थे उनको हमने लागू किया। तो मूल संविधान बना। तो फिर मूल संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद थे, बहुत सारे भाग थे, बहुत सारी अनुसूचियां थी। तो अनुसूचियां, भाग, अनुच्छेद, ये 3 भागों में बांटा हमारा सारा संविधान को लिखकर तैयार कर दिया। सारे संविधान की एक लिखित पुस्तक है, उसमें सारे नियम लिखे हैं। जिस प्रकार पुस्तक में आपका चैप्टर होता है, अध्याय होता है, टॉपिक होता है, यूनिट होता है, वैसे ही एक के अंदर एक ये चीजें हैं। सबसे बड़ी है अनुसूची, उसके अंदर है भाग, उसके अंदर है आर्टिकल। ठीक है। तो आर्टिकलों की संख्या अलग अलग है, सब चीजों की संख्या अलग अलग है, पूछी जाती है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मूल संविधान में पूछे तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में।
वर्तमान में देखा जाए तो अनुसूचियां 8 से कितनी हो गई, 12 हो गई, 12 अनुसूचियां हो गई, 22 भाग हो गए और 395 आर्टिकल आज भी हैं। ठीक है, तो ये सब सेम है, बदला क्या, अनुसूची। 8 से कितनी हुई, 12, मूल में पूछे तो 8, वर्तमान में पूछे तो 12। क्लियर है। लेकिन कभी आपसे पूछा जाए कि कुल आर्टिकल कितने हैं, कुल आर्टिकल का मतलब ये है कि उनके अंदर जो सब आर्टिकल हैं, सब क्लॉसेस हैं, उनकी संख्या तक मिलाकर, है ना। तो 395 बेसिक आर्टिकल हैं, उनके कुल संख्या को मिला दिया जाए तो वो संख्या होती है 448, है ना। जैसे का, खा, गा, घा, ऐसे बहुत सारे हैं ना, देखना आप संविधान में बुक में, तो वो सब मिलाकर 448 संख्या हो जाती है। भाग 22 हैं, लेकिन सब भागों को मिला दिया जाए तो संख्या 25 हो जाती है, लेकिन अनुसूची 12 ही है। बात क्लियर है। कभी आपसे पूछा जाए कि परिशिष्ट की संख्या कितनी है, परिशिष्ट को अनुलग्न भी कहा जाता है, कुछ अलग से एक छोटा सा टॉपिक है। तो अनुलग्न और परिशिष्ट की संख्या जो है वो 5 है। कितनी है, 5 है। बात क्लियर है। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। यह आपसे पूछा जाएगा कि वकीलों का स्वर्ग हम किसे कहते हैं, तो वकीलों का स्वर्ग संविधान सभा को कहा जाता है। ठीक है। जो आपका आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, ये संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होना चाहिए। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होना चाहिए, ऐसा किसने कहा, यह कथन किसने कहा, तो गांधी जी ने कहा। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सबसे पहले मांग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक ने की। लेकिन उसके बाद कभी कभी ऑप्शन में नहीं रहता तो आप स्वराज पार्टी लगा देंगे, है ना। तो स्वराज पार्टी ने मांग की थी 1924 में। ठीक है। फिर उसके बाद 1937 फैजपुर में, 1939 त्रिपुरी में, और अंग्रेजों ने कब माना, 1940 में। ठीक है। और इस संविधान सभा में कुछ महिलाएं शामिल थी, जिसमें से हंसा मेहता, सुचेता कृपलानी और कमला रानी, है ना। सुचेता कृपलानी, कमला रानी और हंसा मेहता, ऐसी कुछ महिलाओं को शामिल किया था। कुल संख्या 15 थी। बेसिकली साइन 8 लोगों ने किया था। और भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। इस बार के व्यापम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारतीय संविधान का जो ब्लूप्रिंट है, यह प्रारूप पत्र है, यह नेहरू रिपोर्ट को कहा जाता है। यह किसे कहा जाता है, नेहरू रिपोर्ट को कहा जाता है, ब्लूप्रिंट को। और नेहरू रिपोर्ट कब पास हुई थी, 28 अगस्त 1928 को। 28 अगस्त 1928 को ये रिपोर्ट पारित हुई थी। और इस तरीके से हमारा जो संविधान सभा है उसका तैयार हो चुका है, पूरी तैयार हो चुकी है, संविधान बन चुका है। 26 जनवरी 1949 को संविधान बना और इसकी लास्ट बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और फाइनली इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। अब अगले टर्म से हम ये पढ़ेंगे कि किस देश से कौन सा संविधान लिया गया है, किस देश से कौन सा संविधान लिया गया है, और प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना में शब्द कहां से आए हैं, है ना। और भी जितनी भी चीजें हैं उन सभी को हम क्रम से एक एक करके पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।